हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैंने अभी 2017 से 2019 में बीएड कंप्लीट किया हुआ है। और मैं आपको आज सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान कैसे बनता है वो बताने जा रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इसका पहला पेज होता है, पहले तो आप अपना जो भी चीज़ कॉपी पर आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो बड़ा सा रजिस्टर होना चाहिए आपका। और उस रजिस्टर में आप इस तरीके से दो पेजों को देख लें। एक पहला पेज हमारा ये इस तरीके से होगा और दूसरा पेज इस तरीके से होगा। तो पहले पेज पे जो हमारा इसका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन किस तरीके से होता है इसमें वो देखेंगे हम। ये जो पहला पेज है इसमें हमारा, इस पहले पेज में हम अपने बाएं साइड यानी इसके जो लेफ्ट में हम दिनांक पर दिनांक लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अभी दिनांक लिखा हुआ है और दिनांक के ठीक सामने यहाँ पर विषय लिखा हुआ है और विषय के सामने हमने लिखा है सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन के नीचे हमारा क्या उप विषय लिखा हुआ है। इस तरीके से आप उप विषय लिखें और उप विषय के आगे जो भी आप पढ़ा रहे हो, जैसे कि सामाजिक अध्ययन के अंदर 4 हमारी बुक आती हैं। जैसे कि इसमें पहले हमारा भूगोल हो गया और दूसरा इतिहास और अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। ये हमारे सामाजिक अध्ययन के अंदर आते हैं, जिसे हम एसएसटी भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर ये 4 विषयों को पढ़ाया जाता है। और सामाजिक अध्ययन में आप जो भी किताब पढ़ा रहे हो, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, उसका नाम लिखेंगे आप उप विषय में। और उसी के नीचे आप प्रकरण प्रकरण डालेंगे और प्रकरण में जो किताब आप पढ़ा रहे हैं उसके अंदर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप। जैसे मैं यहाँ पर मैंने आपको पृथ्वी हमारा आवास, ये भूगोल की किताब है और इसके अंदर हमारा जो मैंने पढ़ाया था वहाँ पर पृथ्वी की गतियाँ पढ़ाया था भूगोल में। तो प्रकरण में आप पृथ्वी की गतियाँ मैंने ये लिखा हुआ है। तो आप जो भी पढ़ा रहे हैं आप उस प्रकरण में उसका नाम लिखेंगे। और इसी के ठीक आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर कक्षा लिखेंगे। कक्षा, आप जो भी कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 6, 7, 8, 9 जो कक्षा हुई उसका कक्षा लिखेंगे और कक्षा के नीचे कालांश लिखेंगे। और कालांश के आगे आपका वो आएगा जो आपका वादन है, चाहे वो पहला वादन हो, दूसरा वादन हो, तीसरा वादन हो, जो भी वादन आपको मिला हुआ है तो उस वादन का नाम लिखेंगे यहाँ पे। और उसके नीचे आपकी अवधि आ जाएगी। और अवधि के सामने आप जितने अवधि का वो पीरियड है यानी वादन, जैसे आपकी हम जब पढ़ा रहे थे वहाँ 35 मिनट का लगता था वादन एक, तो 35 मिनट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे मैक्सिमम 40 मिनट या 35 मिनट के ही होते हैं वादन। तो इस तरीके से आप इसका फ्रंट को तैयार करेंगे। ये जो ऊपर वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको आप पहले पेज में लिखेंगे। और उसके बाद से हम शुरू करते हैं नीचे। नीचे यहाँ पर हमारे अब ठीक दिनांक के नीचे हम सामान्य उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे। और सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारा है विद्यार्थियों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का विकास करना, ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य हमारा है विद्यार्थियों में स्मरण, कल्पना व निर्णय शक्ति का विकास करना। और चौथा हमारा सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। और इसके 5वां उद्देश्य हमारा क्या है, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। तो ये हमारे सामाजिक विषय के सामान्य उद्देश्य होते हैं। ये आपके आप कोई भी लेसन प्लान बनाएंगे उसमें ये 5 उद्देश्य बिल्कुल सेम रहेंगे, ये इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये सिर्फ हमारे जो सामाजिक अध्ययन वाले लेसन प्लान बनेंगे उसमें अप्लाई होंगे, यानी उन्हीं में इन सामान्य उद्देश्य को हम एज-इट-इज लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और आगे जो हमारे इसके बाद से जो उद्देश्य आते हैं उसमें आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य ये आपके टॉपिक यानी जो प्रकरण होगा उसके अनुसार ये बदलते जाएंगे। देखो, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। इसमें एक तो ज्ञानात्मक होता है और दूसरा भावात्मक होता है और तीसरा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। और ये जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है इसमें जैसे कि आप इसको ठीक से देख लें और समझ लें कि किस प्रकार से इसको विशिष्ट उद्देश्यों में हम बनाते हैं उनको, और किस तरीके से इसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग यानी आपके प्रकरण के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे। चेंज इसमें कुछ नहीं होना है, आपका केवल टॉपिक का नाम चेंज होगा और उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। और कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा विद्यार्थी पृथ्वी यानी पृथ्वी की गतियाँ, ये मेरा टॉपिक था। और पृथ्वी की गतियाँ के विषय में प्रत्यास्मरण
कर सकेंगे। ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है कि प्रत्यास्मरण मतलब आप समझ सकते हैं कि हम जब भी हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे उनके दिमाग में एक पृथ्वी की इमेज बन के आ जाएगी और उनका ज्ञान यानी उनके दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहेगी आपके पढ़ाने के बाद। तो ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है। और इसी प्रकार से हमारा दूसरा भावात्मक उद्देश्य आते हैं। और भावात्मक उद्देश्य में जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थी तर्क के आधार पर पृथ्वी की गतियों के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। यानी अगर कोई उनसे पृथ्वी के बारे में पूछेगा और वो अपने जो भाव हैं, मनोवेग हैं, संवेग होते हैं, उनके अनुसार वो क्या कर सकेंगे, पृथ्वी की व्याख्या कर सकेंगे, उसके बारे में बता सकेंगे। पृथ्वी घूमती है और क्या नाम बोलते हैं, उसमें दिन रात होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब का वो क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं आपके पढ़ाने के बाद। और तीसरा जो हमारा इसमें विशिष्ट उद्देश्य में आता है वो आता है क्रियात्मक उद्देश्य। और क्रियात्मक उद्देश्य जैसे कि बोलने से ही समझ आ रहा है कि क्रिया यानी क्रिया होने। अगर आपने बच्चों को पढ़ा दिया है उसके बाद से जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसके प्रति उनका रिएक्शन होना चाहिए, उनमें क्रिया होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए बच्चों को। जैसे कि इसमें क्रियात्मक उद्देश्य में देख सकते हैं कि विद्यार्थी पृथ्वी की गतियों को समझने के लिए मौसम को जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। यानी आप पढ़ाएंगे, आप जैसे कि उसमें उनकी पृथ्वी की गतियाँ पढ़ाएंगे तो आप ये भी समझाएंगे बच्चों को कि कैसे पृथ्वी की गतियों के कारण क्या होता है, उसमें मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम में बदलाव आते हैं और ठंडा होता है, गर्म होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को जानने की क्या करेंगे बच्चे, कोशिश करेंगे आपके पढ़ाने के बाद। वो सोचेंगे कि क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो एक्टिव यानी कुछ करने की सोचेंगे। हो सकता है वो कोई मॉडल बना ले, पृथ्वी का मॉडल बनाए, या ग्लोब ले लें, ग्लोब को घुमाएं और उस पर एक टॉर्च लगाएं, टॉर्च जला के उसमें इस तरीके से वो समझने की कोशिश करेंगे और क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव यानी क्रियाशील, बच्चे क्या हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे। और यही हमारे क्रियात्मक उद्देश्य भी होता है कि बच्चे आपके पढ़ाने के बाद, हमारे पढ़ाने के बाद बच्चे कुछ करें और कुछ सीखें, उनके ज्ञान में वृद्धि हो, उनकी भावात्मक वृद्धि होनी चाहिए और उनकी क्रियात्मक उनमें होना चाहिए। ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। और सामान्य उद्देश्य आपको पता है, मैंने बता दिया है कि सामान्य उद्देश्य सामाजिक अध्ययन में हर जगह जो यहाँ पे लिखे गए हैं वो आप चाहे कोई भी किताब पढ़ाएं सामाजिक अध्ययन की तो उसमें सामान्य उद्देश्य हर जगह समान ही रहेंगे। और इसके बाद से हमारा आता है सहायक सामग्री। आप जब भी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, सहायक सामग्री होती है। जो भी अध्यापक क्लास में जाता है, कक्षा में जाता है, तो वहाँ पे क्या चाहिए, कुछ सहायक सामग्रियाँ होती हैं। और सहायक सामग्री क्या क्या होती है हमारी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हमारा देखो सामाजिक, उसमें चौक आती है, चौक स्वच्छक यानी डस्टर जिसे हम बोलते हैं। और तीसरा आता है रोलर बोर्ड जो आप खुद लेके जाएंगे और क्या नाम बोलते हैं, इस पर आपके क्वेश्चन लिखे होंगे। और उसके बाद से हमारा संकेतक आता है जिसे हम पॉइंटर बोलते हैं। और चार्ट यानी जो आपने चार्ट बनाया हुआ है, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं पृथ्वी की गतियाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पृथ्वी का कुछ चार्ट बना के ले जाऊँगा, पृथ्वी को बना के ले जाऊँगा, जो मेरा होगा मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट बना के ले जाऊँगा। ये हमारी चीज़ किस चीज़ में आती है, ये हमारी सब सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। और इसी प्रकार से अब आगे हमारा क्या आता है, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि पहले से जो बच्चों को पता होते हैं, पूर्व ज्ञान का मतलब ये होता है। जैसे भी आप पृथ्वी पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पृथ्वी के बारे में जानते हैं, नहीं। आप जो उनसे पूर्व ज्ञान यानी जितना उनको पता है, आप उनके आसपास जो पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं या मिट्टी है, कुछ भी चीज़ वो नॉर्मली जो सामान्य तरीके से उनको पता रहती है, तो ये उनका पूर्व ज्ञान होता है। तो पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग ही आप उनसे क्या करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे और प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से ही उनको वहाँ कनेक्ट करेंगे, कहाँ, चाहे वो आपका टॉपिक है वो हम आगे समझेंगे। पहले आप पूर्व ज्ञान में क्या लिखना है इसको समझ लीजिए। विद्यार्थियों को अपने जिले, राज्य तथा देश की स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जिले, राज्य तथा देश की स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी है, ये क्यों लिख दिया, ये आप अभी सोच रहे होंगे, पर मैं आपको इसको समझा दूंगा, आपको अभी सब समझ आ जाएगा, ज़्यादा इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये हमारा पहला वाला कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक का। और यहीं इसमें हमारे प्रस्तावना प्रश्न आते हैं जो सभी लोगों को पता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न। अब जो अभी मैंने यहाँ पर पूर्व ज्ञान में लिखा हुआ था वो अपने प्रस्तावना प्रश्न के अनुसार ही लिखा हुआ था। और प्रस्तावना प्रश्न एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लेसन प्लान की आधारशिला कहा जा सकता है इसको। अगर आपके प्रस्तावना प्रश्न अगर ठीक नहीं होंगे तो ये आपका लेसन प्लान अच्छा नहीं माना जाएगा और आपको बच्चों को कनेक्ट करने में, टॉपिक के साथ जोड़ने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले अब हम थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो, इसे बोलते हैं जिग जैग पैटर्न। जो प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं वो जिग जैग पैटर्न पर बनते हैं, यानी अभी आप इसको खुद समझ आएंगे। इस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न बने, जैसे यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है और यहाँ उसका आंसर है, और इसी आंसर से हमने दूसरा प्रश्न बना दिया है और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया बच्चे ने, और यहाँ फिर हमने इसी उत्तर से क्या बना दिया, प्रश्न बना दिया, और इस प्रश्न से ही फिर उनने उत्तर दिया और यहाँ पर फिर क्या किया, प्रश्न बना दिया। और फाइनली ये लास्ट इसमें प्रस्तावना ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसको दिखाता हूँ तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। ऊपर आप प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं, यहाँ ये जो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप प्रस्तावना प्रश्न लिखें इस तरीके से, और इसी तरीके से आप 2 कॉलम बना लें, 3 कॉलम बना लें। पहला कॉलम इसमें क्रम संख्या डालेंगे आप, दूसरे में इस कॉलम में आप छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे, और तीसरे कॉलम में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, छात्र अनुक्रिया। यानी पहला क्वेश्चन, आप जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न पूछना, हम अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने जैसे पूछा है, बच्चों आप कौन से ज़िले में रहते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, बच्चों आप कौन से ज़िले में रहते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों ने दिया कि हम नैनीताल ज़िले में रहते हैं। आप बच्चे जो भी ज़िले में रहते हैं वो उसका नाम बताएंगे, और इसी प्रकार से जैसे उनने बोला कि हम नैनीताल ज़िले में रहते हैं, तो इसी नैनीताल से हमने दूसरा प्रश्न बनाया। दूसरा प्रश्न क्या बनाया हमने, ये आप देख सकते हैं, नंबर 2, नैनीताल कौन से राज्य में है। नैनीताल कौन से राज्य में है। पहला प्रश्न हमने पूछा कि बच्चों आप कौन से ज़िले में रहते हैं, बच्चों का आंसर दिया है कि हम नैनीताल ज़िले में रहते हैं, और उसी से हमने एक दूसरा प्रश्न बनाया है कि नैनीताल कौन से राज्य में। ये ध्यान दें आप, यहाँ पे कौन से राज्य में है। तो बच्चों ने उत्तर दिया नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है इसी से, जिग जैग पैटर्न, यानी जिग जैग पैटर्न से बनाया जो हमने बनाया। यहाँ से हमने उत्तराखंड ले लिया और उत्तराखंड से ही प्रश्न बना दिया, उत्तराखंड कौन से देश में है। उत्तराखंड कौन से देश में है, तो उत्तराखंड कौन से देश में है, भारत देश में है। ये यहाँ पर बच्चों ने आंसर किया। और इसी प्रश्न से हमने चौथा प्रश्न बनाया, भारत कौन से ग्रह में है। भारत यानी कौन से ग्रह में है। तो बच्चों को ये, इसका आंसर बच्चे क्या देंगे, भारत कहाँ है, पृथ्वी ग्रह में है। अब ग्रहों पर हम पहुँच गए हैं और टॉपिक पर हमने बच्चों को लाना है, और ग्रहों पर जहाँ बात आती है तो यहीं पृथ्वी, हमने यहाँ से पृथ्वी उठा लिया, तो यहीं 5वां प्रश्न हमारा बन गया, पृथ्वी गतियों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। यानी अगर बच्चे इसका आंसर दे भी दें कोई, अगर जैसे हमने पूछा है कि पृथ्वी गतियाँ के विषय में आप क्या जानते हैं, बच्चे थोड़ा बहुत आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो आप क्या कहेंगे, और बताइए कुछ, या जो आप जानते हैं इसके अलावा आप क्या जानते हैं, तो ये पूछेंगे आप। और अगर बच्चे चुप हो जाते हैं उसके बाद से आप क्या कर देंगे, अपना जो प्रस्तावना प्रश्न है वो ख़त्म होते हैं, यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे, और उसके बाद से आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे इसके नीचे। और प्रस्तावना प्रश्न खत्म होने के बाद आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन वो होता है कि जो हम बोलते हैं, यानी टीचर बोलता है। जैसे कि इसमें लिखा है, विद्यार्थियों आज हम पृथ्वी की गतियों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हमारा क्या है, उद्देश्य कथन है। और इस उद्देश्य कथन को आप कहाँ लिखेंगे, ये जो प्रस्तावना प्रश्न है इसके नीचे लिखेंगे। इसको आप देख लें, ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने, जो प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं मेरे, तो इसी के नीचे मैंने क्या लिखा है, उद्देश्य कथन लिखा हुआ है। तो इसको आप ध्यान से देख लें। और इसके बाद से हमारा प्रस्तुतिकरण आ जाता है। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये प्रस्तुतिकरण है। अब ये प्रस्तुतिकरण यहाँ लिखा तो है, आप इसको यहाँ आगे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ देखते हैं वो प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ है। तो प्रस्तुतिकरण का मतलब ये है कि आप जो लेसन प्लान बना रहे हैं उसमें किस तरीके से आप चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं। और प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद आप नेक्स्ट वाले जो दूसरा पेज खोलेंगे, और उस पेज को खोलने के बाद उसको पूरा दोनों को पेजों को ओपन कर लेंगे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और इन दोनों पेजों में आप इस तरीके से कॉलम बनाएं। पहला कॉलम इसमें छोटा बनाएं, इसमें आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, और उसके बाद आप दूसरा कॉलम बनाएं, उसमें छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे, और तीसरा कॉलम बनाएं आप, इसमें लिखेंगे छात्र अनुक्रिया, और चौथा कॉलम में आपका आ जाएगा विधि पर विधि, और पांचवा कॉलम में आपका आ जाएगा श्यामपट्ट सार, और छठे कॉलम में आपके क्या आ जाएगा मूल्यांकन। ये आप अपने दोनों पेजों में बनाएं, दोनों पेजों को मिला के इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसको मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये इस तरीके से बनाया गया है। तो ये आप पहले 6 भागों में कॉपी को क्या करते हैं, डिवाइड कर लें, उसमें 6 कॉलम बना लें। और जो हमारा पहला कॉलम है, अब हम इस पर बात करते हैं। पहला कॉलम हमारा जैसे कि शिक्षण बिंदु है। शिक्षण बिंदु से आपको इसमें ऊपर पहले कुछ नहीं लिखना है। पहले इसमें आते हैं हम छात्र अध्यापक क्रिया, यानी जो ये छात्र अध्यापक क्रिया है इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसको जानने के लिए हम पहले सिंपली इसमें छात्र अध्यापक क्रिया, या जब आप कहें जो प्रस्तावना प्रश्न खत्म होने के बाद आपने उद्देश्य कथन बोला, और उद्देश्य कथन बोलने के बाद आप क्या करेंगे, आप बच्चों से क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, और यहाँ आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। और वो विकासात्मक प्रश्न किसके अंदर होंगे, जो छात्र, ये जो छात्र अध्यापक क्रिया है इसके अंदर आएगा आपका विकासात्मक प्रश्न। और विकासात्मक प्रश्न कैसे होते हैं, ये एकदम सिंपल बनाएंगे आप। ये कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पूछा हुआ है कि सूर्य उदय कौन सी दिशा से होता है, सूर्य उदय कौन सी दिशा से होता है। तो बच्चे इसका आंसर करेंगे, जैसे छात्र अनुक्रिया होगी, फिर इसमें बच्चे आंसर करेंगे। उत्तर उनका आया है, देखो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, सूर्य उदय पूर्व दिशा से होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, और आप 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे इसमें। और दूसरा विकासात्मक प्रश्न मैंने बनाया है, पृथ्वी की स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं। और ये जो पृथ्वी की स्थिति मैंने यहाँ पर पूछा हुआ है, और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दें, जो यहाँ पर हमारे प्रश्न बनेंगे विकासात्मक प्रश्न, इसमें जो मैंने आपको बताया कि अभी ये जिग जैग पैटर्न, ये इसमें फॉलो नहीं होगा। इसमें जिग जैग पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है आपकी आपका जो उत्तर है उससे आप प्रश्न पूछा और फिर बच्चे उत्तर दे रहे हैं और उत्तर से कुछ प्रश्न बना रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर आप सिंपली 2 प्रश्न पूछेंगे, उसमें कोई जिग जैग पैटर्न फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आपको जो आपका शिक्षण बिंदु है उस पर आपको आना होता है। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पूछा सूर्य उदय कौन सी दिशा से होता है, तो बच्चों ने आंसर किया सूर्य उदय कहाँ से होता है, पूर्व दिशा से होता है। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछ लिया कि पृथ्वी की स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये मेरा दूसरा प्रश्न है। और इसी के ठीक सामने आप देखें, जैसे कि यहाँ पर मेरा विकासात्मक प्रश्न था और छात्र अनुक्रिया हुआ, और छात्र अनुक्रिया में मैंने उत्तर दिए हुए हैं। और इसी के सामने ठीक सामने यहाँ पे जो ये विधि पर विधि वाला जो कॉलम है, विधि पर विधि वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, प्रश्नोत्तर पर विधि। ये आप ध्यान दें, जो आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और इसके सामने वाले जो विधि पर विधि वाला कॉलम है उसमें क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर पर विधि लिखेंगे। और श्याम प्रसाद में कुछ नहीं आएगा, इसको छोड़ देंगे, और मूल्यांकन में भी छोड़ देंगे, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, और शिक्षण बिंदु को भी छोड़ देंगे पहले वाले में, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। केवल हमारा जो पहले इसमें आएगा उसमें छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखना है आपको ऊपर, और उसमें 2 प्रश्न पूछने हैं, बच्चे उसका उत्तर देंगे, और क्या नाम बोलते हैं, उसके बाद से आपका विधि और प्रविधि में आप क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखेंगे। और श्याम प्रसाद आपका ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ नहीं लिखना है, मूल्यांकन में भी आपने कुछ नहीं लिखना है। अब इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे आप क्या करेंगे, जब आप विकासात्मक प्रश्न 2 पूछने के बाद जो आपका दूसरा प्रश्न होगा उसमें बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा अस्पष्ट उत्तर होगा उनका। जो आप पृथ्वी की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, हो सकता है बच्चे थोड़ा बहुत बता दें, बट पूरा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो आपको पढ़ाना होता है, वो आपका शिक्षण बिंदु होता है। और अब इसके बाद से हम शिक्षण बिंदु आएंगे। ये देखो पहला हमने यहाँ पे शिक्षण बिंदु बना दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने प्रश्न पूछा था पृथ्वी की स्थिति, तो मैंने यही क्या बना दिया, यहाँ पे शिक्षण बिंदु बना दिया है, और शिक्षण बिंदु में मैंने लिखा हुआ है पृथ्वी की स्थिति। तो ये जब पृथ्वी की स्थिति यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरा पहला शिक्षण बिंदु है। और फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आप छात्र अध्यापक, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है क्या, छात्र अध्यापक कथन, और इसमें आपको जो भी पढ़ाना है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप लिखें। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आप जो भी मैटर आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आप लिखें इसमें। ये आपका छात्र अध्यापक क्रिया में आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये छात्र अध्यापक क्रिया है ऊपर,
ये पूरा कॉलम हमारा छात्र अध्यापक क्रिया वाले है, ये वाला। और इसी में आपका जो शिक्षण बिंदु आया पृथ्वी की स्थिति, और इसके नीचे हमने क्या लिख दिया अपना जो हमने पढ़ाना है पहला शिक्षण बिंदु। तो ये हमने पढ़ाया बच्चों को। और उसके बाद से आप जब ये लिखते हैं और शिक्षण बिंदु के सामने आपके जो दूसरा पहला कॉलम तो आपका शिक्षण बिंदु और दूसरा कॉलम आपका छात्र अध्यापक कथन इसमें आगे है। और उसके बाद से छात्र अनुक्रिया में क्या लिखना है आपको, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपने छात्र जो हमारे किस में लिखना है, ये छात्र अनुक्रिया में लिखना है। जो कॉलम हमारा छात्र अनुक्रिया बनाया हुआ है उसमें क्या लिखना है, ये छात्र अनुक्रिया में लिखना है। इसके सामने क्या लिखना है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि प्रविधि वाला जो हमारा कॉलम है, विधि प्रविधि वाले कॉलम में क्या लिखना है, इसके आगे आपने लिखना है व्याख्यान विधि। ये मैंने लिखा हुआ है, ये व्याख्यान विधि आ जाएगी इसमें, जो विधि और प्रविधि पढ़ाने आप, क्योंकि आप जब वहाँ पे पढ़ाएंगे तो लेक्चर देंगे बच्चों को समझाएंगे, तो वो क्या होती है हमारी व्याख्यान विधि आती है। और इसमें आपको 2-3 काम करने हैं आगे, जैसे कि यहाँ पे विधि पर विधि वाला कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आता है हमारा श्याम प्रसार। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे श्याम प्रसार में यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड काम करेंगे, ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे यहाँ पे इसमें, और ब्लैक बोर्ड में आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखेंगे। और इसी में आपका चार्ट भी चिपकेगा, व्याख्यान विधि के नीचे हमारे यहाँ पर चार्ट आ जाएगा। ये चार्ट बनाया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरा चार्ट था, पृथ्वी की कक्षीय समतल। ये मैंने समझाया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरीके से क्या स्थिति है उसकी, और जैसे कि स्थिति क्या हो सकती है, स्थिति उसकी एक तो देखो 2 ध्रुव है उसमें, पृथ्वी में 2 ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, और क्या नाम बोलते हैं, इसके बाद हमारे ये क्या है, इसमें मकर रेखा है एक, और विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, और ये इसका कक्षीय समतल है, और ये 66 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरीके से ये हमने उसमें बच्चों को समझाने की कोशिश करी है। तो आप चार्ट भी क्या करेंगे, चार्ट कहाँ चिपकाएंगे, जो आपका विधि और प्रविधि वाला कॉलम है। और विधि और प्रविधि वाला कॉलम ये रहा हमारा, विधि और प्रविधि वाला कॉलम ये रहा, इसमें आप चार्ट चिपकाएंगे, व्याख्यान विधि लिखेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, आप यहाँ पर लिख दें प्रदर्शन विधि, क्योंकि जो व्याख्यान तो अपना ये वाला है, और व्याख्यान विधि के नीचे आप ठीक यहाँ पर लिखें प्रदर्शन विधि आ जाएगी, और प्रदर्शन विधि के नीचे आपका क्या आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा। और चार्ट यहाँ पे चिपका दें, और चार्ट चिपकाने के बाद यहाँ पे श्याम प्रसार वाले कॉलम में क्या करना है आपको, ये जो श्याम प्रसार वाला कॉलम है इसमें आपको ब्लैक बोर्ड यानी कि आपका जो ब्लैक वाला पेपर होगा आपके पास, उसको क्या करना है यहाँ पे काट के चिपकाना है और ब्लैक बोर्ड बनाना है आपको। और ब्लैक बोर्ड में आप यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा मैंने लिखा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्या परिभ्रमण गति से लगाती है। वैसे ये यहाँ पर घूर्णन लिख दिया है मैंने, गलती से बाई मिस्टेक लिख दिया है, पर जो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है वो परिभ्रमण के लगाती है, और घूर्णन तो अपने अक्ष पर करती है। तो इसको आप ध्यान दें। और जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें से आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। पहले आप लेक्चर देंगे, लेक्चर दिया आपने, और उसके बाद से आपने क्या किया, लेक्चर देने के बाद आपने ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें लिखी, और ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद आप चार्ट दिखाएंगे। ये तो आपकी पढ़ाने की बात है, बट आप जब लेसन प्लान बनाएंगे आप इस तरीके से बनाएंगे। आपके एक शिक्षण बिंदु, जो पहला शिक्षण बिंदु हमारा ये था, इसमें हमारे कितने काम हुए हैं, पहले तो हमने शिक्षण बिंदु बनाया, उसमें हमने लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद यहाँ पर छात्र छात्राएं जब आप लेक्चर दे रहे होंगे वो सुन रहे होंगे, और वो विधि कौन सी होगी, व्याख्यान विधि होगी, और उसमें प्रदर्शन करेंगे, आप कोई चार्ट दिखाएंगे, और उसके बाद फिर आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड यहाँ चिपकेगा आपका श्यामपट सार में। और लास्ट में इसमें आप जब आपका ये श्यामपट वाला काम कंप्लीट हो गया है, चार्ट दिखा दिया है, उसके बाद आपका जो लास्ट कॉलम हमारा किसका है, मूल्यांकन। और मूल्यांकन में आप क्या करेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे जो भी आपने पढ़ाया है उसके विषय में। जैसे यहाँ मैंने प्रश्न पूछा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस गति से लगाती है। तो ये मैंने जो ये पढ़ाया है, लेक्चर दिया है, इसी से लास्ट में मैंने प्रश्न पूछा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस गति से लगाती है। सूर्य का चक्कर यानी जो इस तरीके से सूर्य के चारों ओर घूमती है, यहाँ हमारा सूर्य है, इस तरीके से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो घूमती है, तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो कौन सी गति होती है। तो ये मैंने प्रश्न पूछा क्योंकि मैंने ये यहाँ पढ़ा दिया है बच्चों को, यहाँ पर बताया है मैंने, ये परिभ्रमण जो परिक्रमण गति होती है उसके माध्यम से क्या करती है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। मैंने यहाँ पढ़ा दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर मूल्यांकन में ये
पूछा है। वो मूल्यांकन प्रश्न आपका थोड़ा विस्तृत टाइप में होना चाहिए, जो बच्चों को आंसर देने में थोड़ा लॉन्ग, थोड़ा सा अपना मानसिक जो है मन में थोड़ा जोर देके थोड़ा सोचने वाला प्रश्न होना चाहिए। इस टाइप का आप प्रश्न बनाएंगे और इस तरीके से हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब जो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु बनेगा, यहाँ आ जाते हैं हम दूसरे शिक्षण बिंदु में। अब दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कॉलम तो आपको पता ही है हमने यहाँ पे क्या बनाया था, शिक्षण बिंदु वाला। ये हमारा पहला कॉलम, ये जो हमारा पहला कॉलम है ये शिक्षण बिंदु है, और ये छात्र अध्यापक क्रिया है, और ये छात्र अनुक्रिया है, और ये विधि पर विधि है, और ये हमारा ये श्याम प्रसार है, और ये हमारा मूल्यांकन वाला है, लास्ट वाला कॉलम। तो ये तो आपको पता है, एक ही में लिखेंगे आप, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो इसमें हमारा जब दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा सामाजिक अध्ययन में, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद हम 2 विकासात्मक प्रश्न और पूछेंगे और उसको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न देखो, जो यहाँ पे जो विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, आप जो पहले पढ़ाया है उसी में से पढ़ा सकते हैं, उसी में से पूछ सकते हैं आप विकासात्मक। जैसे मैंने यहाँ पे पूछा है घूर्णन गति में कितना समय लगता है, क्योंकि ये मैंने बच्चों को पहले पढ़ा दिया है घूर्णन गति में कितना समय लगता है। आपको पता ही है घूर्णन गति 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, तो ये आप बच्चों से पूछ सकते हैं। और मैंने जैसे यहाँ पर पूछा है घूर्णन गति में कितना समय लगता है, तो घूर्णन गति में यहाँ पे 24 घंटे लगते हैं, बच्चे उत्तर करेंगे क्योंकि ये पढ़ा दिया है पहले। और विधि पर विधि वाले में क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, और यहाँ हमारा ब्लैंक हो जाएगा जो हमारा श्यामपट वाला है। तो मूल्यांकन में भी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लिखना है, और ना ही हमारे श्यामपट वाले में कुछ लिखना है, और ना ही हमें शिक्षण बिंदु वाले में कुछ लिखना है। यहाँ हमें 3 कॉलमों का ध्यान रखना है। एक तो हमारा छात्र अध्यापक वाले में लिखना है, प्रश्न पूछने हैं इसमें 2, और उत्तर वाले में उसमें क्या हो जाएंगे, बच्चों वाले उसमें, जैसे कि छात्र अनुक्रिया में, और उसके बाद से विधि पर विधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर पर विधि, और ये हमारा ब्लैंक रहेगा, ये भी हमारा ब्लैंक रहेगा, दोनों कॉलम। इसके बाद से हमारी दूसरी जो यहाँ पर लास्ट वाला मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको आप थोड़ा देख लें। ये मैंने यहाँ पे जो पूछा था कि ऋतुओं के विषय में आप क्या जानते हैं, ये अस्पष्ट उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, और विधि पर विधि को यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ भी कुछ नहीं लिखना है। तो इसी के आगे आप हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु बना हुआ है, यहाँ पे मैंने दूसरा शिक्षण बिंदु बनाया है ऋतुएं। और ऋतुएं जो मैंने यहाँ पर बनाया है, तो फिर उसके बाद ऋतुओं के बारे में मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा और उनको लेक्चर दूंगा, उनको समझाऊँगा ऋतुएं क्या होती हैं, कैसे आती हैं, क्या होता है पृथ्वी पे क्या प्रभाव होता है, किस कारण से ऋतुएं होती है। वही सेम प्रोसेस रहेगी जो हमने आगे बताया, इसमें आप पढ़ाएंगे, और छात्र अध्यापक वाले में आप ये लिखेंगे जो भी आप पढ़ा रहे हो, और छात्र छात्राएँ क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक आपको सुनेंगे, और व्याख्यान विधि होगी, और क्या नाम बोलते हैं इसके नीचे हम प्रदर्शन विधि करेंगे। प्रदर्शन कुछ भी जो आप चार्ट बनाए, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट होगा, और श्यामपट वाले आप में श्यामपट चिपकाएंगे। इसमें से जो पढ़ाया है आपने, ये लेक्चर दिया है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए आप बोल्ड में लिखेंगे। और लास्ट में आपका जो मूल्यांकन आएगा, आप मूल्यांकन एक प्रश्न पूछेंगे मूल्यांकन वाला, और मूल्यांकन प्रश्न आपका ऐसा होना चाहिए, तो थोड़ा विस्तृत होना चाहिए, ताकि बच्चों को सोचने और समझने की क्षमता उनकी बढ़े इस प्रश्न से। तो ये आपका दूसरा शिक्षण बिंदु हो गया। तो इसी प्रकार से बिल्कुल सेम प्रोसेस है पहले की तरह। और लास्ट में हमारा फिर तीसरा शिक्षण बिंदु आता है, वही आपको सेम प्रोसेस करनी है इसमें। पहले वाले में आपने विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं 2, और यहाँ पे आपको बच्चे उत्तर देंगे पहले वाले का, और यहाँ पर प्रश्नोत्तर पर विधि हो जाएगा, और श्यामपट वाला आपको छोड़ देना है, ये जो छोड़ना है, और ये मूल्यांकन वाला भी छोड़ देना है। इसके बाद से आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, और छात्र अध्यापक वाले, इसमें छात्र अध्यापक क्रिया वाले में आपका दूसरा प्रश्न आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर पूछा हुआ है कि सौर मंडल में, यहाँ पर मेरा दूसरा प्रश्न है जो सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति से आप क्या समझते हैं, यानी जो सौरमंडल है हमारा उसमें पृथ्वी की क्या स्थिति है, ये मैंने प्रश्न पूछा हुआ है, और इसका उत्तर क्या है, अस्पष्ट मिला हुआ है, यानी बच्चों को इतना पता नहीं होता है इसके बारे में। तो ये इसको छोड़, यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर लिखेंगे आप, प्रश्नोत्तर परिविधि में कुछ नहीं लिखना है, और श्यामपट चार में कुछ नहीं लिखना है, मूल्यांकन में आपने कुछ नहीं करना है। उसके बाद से आप तुरंत आप यहाँ पर आ जाएंगे, तुरंत आपका तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा हुआ है सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति, ये मेरा तीसरा क्या है, शिक्षण बिंदु है। इसके बाद से आप पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाना स्टार्ट, लेक्चर देना स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पूरा लेक्चर दिया हुआ है, ये छात्र अध्यापक कथन के अंतर्गत ये इसको आप लिखेंगे जो आप पढ़ा रहे हो। और उसके बाद से यहाँ पे छात्र अनुक्रिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पे छात्र अनुक्रिया मैंने लिखा हुआ है कि छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सेम पहले की तरह लिखा हुआ है। और यहाँ पर व्याख्यान भी लिखी हुई है, और ये मैंने जो चार्ट बनाया हुआ था वो चिपकाया है यहाँ पर, आप भी इसको इसमें चिपकाएँ। और इसके बाद से ये ब्लैक बोर्ड, श्यामपट साथ में आप ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे, और ब्लैक बोर्ड में आप यहाँ जो अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें,
मैंने जैसे यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, इन चीज़ों को आप यहाँ श्यामपट्ट पे लिखेंगे, इनको और अंडरलाइन भी करेंगे लिखते हुए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको आप अंडरलाइन करें। और लास्ट में आपका यहाँ पर मूल्यांकन में आप एक क्या करेंगे, इसी से संबंधित क्या है एक प्रश्न पूछना है आपको, इसी से संबंधित आपको एक प्रश्न पूछना है मूल्यांकन में। और ये आपका थोड़ा विस्तृत टाइप का प्रश्न है, जैसे मैंने यहाँ पर पूछा है पृथ्वी का उपग्रह का नाम बताइए, पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताइए, क्योंकि मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, बच्चों को बताया है कि पृथ्वी का उपग्रह है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है और प्लस सूर्य का भी लगाता है। और उपग्रह के बारे में आप बताएंगे बच्चों को, क्या क्या उपग्रह होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, तो ये बताएंगे। और लास्ट में आप एक विस्तृत में आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। तो ये हमारे जो सामाजिक अध्ययन का तीसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और ये 3 शिक्षण बिंदु होते हैं हमारे लिए लेसन प्लान में जो सामाजिक अध्ययन का होता है। और इसके बाद से हमारा जो लास्ट काम इसमें और होता है, इसके बाद आ देते हैं, ये हमारा अंतिम पेज होता है, जो हमारा अंतिम पेज बनता है, इसमें जो पुनरावृत्ति प्रश्न पहले इसमें ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। और पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको ज़्यादा कुछ 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। पहला आप मैं जैसे थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में होना चाहिए, ज़रा सा विस्तृत टाइप में होना चाहिए। पहला जैसे मैंने यहाँ पर पूछा हुआ है कि उत्तर एवं दक्षिण अयनातों में अंतर बताइए, ये मैंने उनको पढ़ाया हुआ है, ये मैंने पूछा हुआ है। और यहाँ पर आप प्रश्न वही लिखेंगे जो आपने बच्चों को पढ़ा दिया है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर मैंने पूछा है बच्चों से कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो ये आप यहाँ पर बनाएंगे दूसरा प्रश्न। और उसके बाद से रिक्त स्थान बना दिया मैंने, तो 2 मैंने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर बच्चों को। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक लीप ईयर वर्ष में दिनों की संख्या होती है डॉट डॉट होती है, तो बच्चे बता देंगे, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है 365 दिन होते हैं लीप ईयर या 366 जो भी होता है, आपको पता है लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में 365 होते हैं और लीप ईयर में क्या होते हैं 366 दिन होते हैं। ये बच्चों को हम पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे रिक्त स्थान बना के यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रश्न बनाया हुआ है। और इसके बाद से आप देख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान बनाया कि पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डॉट डॉट कहते हैं, प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, जो प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, ये आप मैंने यहाँ पर प्रश्न बनाया। इसी प्रकार से आप भी एक रिक्त स्थान और बनाए, 2 रिक्त स्थान बनाए, 2 थोड़ा लंबे वाले प्रश्न बनाए। और उसके बाद से जो लास्ट हमारा टाइप है वो है सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी ऑब्जेक्टिव, यानी जो हम बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं जिन्हें, और वो आप बना सकते हैं। इसमें 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आप जो भी है वो बना लें बहुविकल्पी में। और उसमें देखो पहला प्रश्न जैसे मैंने यहाँ पूछा है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। अब मैंने यहाँ पे ये प्रश्न पूछा और उनको 4 ऑप्शन दे दिए, ए दी जाए 21 जून, फिर 21 मार्च और 22 मार्च और 23 मार्च, क्योंकि अब ये मैंने पढ़ाया हुआ है पहले तो। और इसके बाद से मैंने एक ऑप्शन और दे दिया, 5 ऑप्शन दे दिए, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों ऑप्शन दे दिए। अब ये इसलिए दिया गया है ताकि बच्चों को उनका जो लॉजिकल माइंड है वो एकदम काम करे और उनको ठीक एग्जैक्ट पता चले कि हाँ इतने तारीख को होता है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे। और ये आपके प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप 3 प्रकार के प्रश्न बनाएं, और पहला एक छोटा आंसर वाला बनाएं, उसके बाद से आप रिक्त स्थान बनाएं, फिर बनाएं बहुविकल्पीय प्रश्न, और लास्ट में आप यहाँ लिखें निरीक्षण कार्य। आप इसको देख लें। इसके बाद से हमारे लेसन प्लान में आता है लास्ट में निरीक्षण कार्य। और निरीक्षण कार्य में आपको क्या लिखना है, निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है छात्र अध्यापक, जैसे यहाँ पर मैं देख सकते हैं अभी निरीक्षण कार्य है, ये देखिए आप थोड़ा इसको ठीक से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपके इसके अंदर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सार उतारने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य करेगा। ये आपको निरीक्षण कार्य के अंतर्गत लिखना है। और लास्ट में आपका जो लेसन प्लान का अंतिम बिंदु है वह है गृह कार्य। आपने बच्चों को गृह कार्य देना है और आप इसको अपने कॉपी पे भी लिखेंगे, जो लेसन प्लान बनेगा उसमें लिखेंगे। और इसमें आपने ये लिखना है आपको पृथ्वी, जैसे मैंने यहाँ पर प्रश्न बनाया है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। यानी अब ये जो अभी हमने आगे आपको बताया था कि स्पेसिफिक यानी जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है, 3 प्रकार के हमारे उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यानी ये प्रश्न पूछने का मतलब यहाँ पे ये है कि चित्र बनाना, ताकि बच्चे कुछ क्रिया करें, वो अपने हाथ से पृथ्वी का चित्र बनाएं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये प्रश्न पूछा है। आप इस तरीके से एक प्रश्न बना दें, उनको गृह कार्य दे दें। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है लेसन प्लान, ये सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
शायद आपको ये समझ आया हो और मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर नहीं भी आपको समझ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट करें इसमें और बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा ये। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। आप जो भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे हो, वो उत्तराखंड का कोई भी कॉलेज हो सकता है, वहाँ के लेसन प्लान थोड़ा अलग बनते हो, और क्या नाम बोलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है हर कॉलेज के जो लेसन प्लान बनाने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। पर ये होता है मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो लगभग सेम ही होती हैं। थोड़ा बहुत चीज़ों में अंतर होता है और ज़्यादा नहीं होता है। और आपको जो भी चीज़ अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें, पूछें। और अगर आपको इस लेसन प्लान की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में इसका अपना टेलीग्राम लिंक या मेरे मेल आईडी दे दूँगा, और तो आप उस पर मेल कर सकते हैं या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा आप आपकी कोई भी समस्या अगर आपको लेसन प्लान बनाने में आती है, आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने में प्रश्न समस्या आती है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न ही सबसे ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत करते हैं लेसन प्लान बनाने में, तो आप उसके लिए भी आप मेरे को टॉपिक दे दें। अगर चाहते हैं आपकी आपके वो बनाने हैं तो आप मेरे को दे दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और जो भी लोग को इसकी ज़रूरत है उसको दें। और बगैर फुल वीडियो देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो आपको हिंदी लेसन प्लानों की बना के दूँ। थैंक यू।